हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 है द मॉडर्न पीरियड। तो क्लास 8 की एसएसटी पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट बुक पढ़ाने वाली हूँ एसएसटी की, और इसका चैप्टर 1 और 2 का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक द मॉडर्न पीरियड के बारे में। क्लास 6 में आपने स्टोन एज से लेकर के सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट तक के बारे में पढ़ा था, और उस समय इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो अलग अलग एम्पायर्स थे उनके बारे में पढ़ा था। और क्लास 7 में आपने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कई सारे एम्पायर्स के उदय के बारे में पढ़ा, टर्कीज़ इन्वेशन के बारे में, दिल्ली सल्तनत, रीजनल पावर्स और मुग़ल एम्पायर्स के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से अब तक आपने स्टोन एज से लेकर के मुग़ल एम्पायर तक के बारे में पढ़ लिया है। और अब हम क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में। मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है कब? 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, आफ्टर 1707 से, जब मुग़ल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद से। और इसके बाद से क्या होता है, जो ओल्ड सिस्टम होता है वो ख़त्म होता है और न्यू आइडियाज़ आते हैं और नई नई पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स इंडिया में देखने को मिलती है। और लगातार चेंज होने वाली इंडियन पॉलिटिकल की जो सिनेरियो थी, लगातार जो एवर चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो थी, इसी ने मॉडर्न पीरियड को जन्म दिया, स्पेशली जब यहाँ पे इंडिया में यूरोपियंस आए तब। और इस दौरान, इस समय में, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड, इंडिया को का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली। इन हर एरिया में, हर क्षेत्र में इंडिया का शोषण किया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में यहाँ पे स्थापित की गई थी, लेकिन बाद में उसने यहाँ की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए धीरे धीरे इंडिया के एक बहुत बड़े भाग पे अपना कंट्रोल कर लिया था। इन 1858 और 1858 में जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। यानी कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई और फिर उसने यहाँ की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा के कब्जा किया। लेकिन अब यहाँ उसके बाद जो है इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में आ गया तो उसके बाद फिर वो कंट्रोल 1858 में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला गया। 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कई सारे तरीके अपनाए गए ताकि वे अपने एरिया को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकें और इंडिया पे जो उनका कंट्रोल है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें, जैसे कि मिलिट्री एक्शन, रेलवे की शुरुआत करना, पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत करना, और कई सारे अलग अलग एक्ट्स पास किए गए। 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ जो कि एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट था, लेकिन फिर भी उसे कॉलोनियल पावर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत ही ख़राब तरीके से, बेरहमी से कुचल दिया गया। ब्रिटिश का जो रूल था वो कंटिन्यू रहा इंडिया पर, और जो लोग थे वो उनके इस कॉलोनियल पावर के जो रूल्स थे उससे बहुत ही वे असंतुष्ट थे, बहुत ही नाराज़ थे, और इसी ने नेशनल मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूती दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई, इसके भी बहुत ही दूरगामी प्रभाव देखे गए थे उस समय। जो कुछ मेजर इवेंट्स हुए थे 20th सेंचुरी में इंडिया में, उनमें से है बंगाल का पार्टीशन, यानी बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, और मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, होम रूल लीग का फॉर्मेशन, और जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये सब कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स थे जो 20th सेंचुरी में घटित हुए थे। The British government also introduced a series of reforms to pacify Indians. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुधारों की एक सीरीज़ भी शुरू की ताकि जो इंडियंस हैं उनको शांत रखा जा सके, खुश करने के लिए, ताकि जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है उसको कमज़ोर किया जा सके और इंडियंस को शांत रखा जा सके। इसके लिए उन्होंने कई सारे सुधारों की सीरीज़ शुरू की थी। बट इंडिया वाज एबल टू एंड द ब्रिटिश रूल, लेकिन इंडिया ने एक समय के बाद ब्रिटिश रूल का अंत कर दिया और स्वतंत्रता हासिल की 1947 में महात्मा गांधी और कई सारे नेशनल लीडर के अंडर में। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, इंडिया को 2 देशों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान में। अब देखते हैं आगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है हिस्ट्री के बारे में, इसके क्या सोर्स हैं। यू नो दैट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पास्ट के रिमेन्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, बुक्स और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वे हमें इन एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के को रिकन्स्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए इन सभी इंफॉर्मेशन पर एक नज़र डालते हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री को
समझने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने में हेल्प करते हैं। और इन सब को एक संग्रहालय में प्रिजर्व करके रखा गया है। आप इन्हें देख भी सकते हैं और इनमें से बहुत को आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, तो ब्रिटिश ने लगभग 200 ईयर्स तक इंडिया पे रूल किया था। तो और उस दौरान उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स यानी सुधार किए थे, जैसे कि पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स जो 1909 में किया गया, साइमन कमीशन रिपोर्ट जो कि 1929 में किया गया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 का एक्ट था। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, जो हमें उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। दे टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ पीपल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टाइम। ये हमें सिर्फ उस समय के लोगों की कंडीशन के बारे में ही नहीं बल्कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इस बारे में भी जानकारी देते हैं। सिमिलरली और इसी प्रकार से वी गेट ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं अलग अलग बिल्स से, जैसे कि इल्बर्ट बिल, आर्म्स बिल, ये सब जो कि उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे। नेक्स्ट है बुक्स, तो कई सारे बुक्स इस समय लिखे गए थे और प्रिंट भी किए गए थे, जिन्हें कि पब्लिक और प्राइवेट लाइब्रेरीज़ में आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। बहुत सारे बुक्स में, इन सब बुक्स में कई सारे में, जैसे कि है आनंद मठ है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, अनहैप्पी इंडियन जो कि लाला लाजपत के राय के द्वारा लिखी गई है। ये आज भी अवेलेबल हैं क्योंकि इन्हें टाइम टू टाइम रीप्रिंट किया जाता है। जैसे कि एक बुक की पेज ख़राब हो जाते हैं तो फिर दोबारा उसको रीप्रिंट किया जाता है, इसलिए ये आज भी अवेलेबल हैं। ये हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। और इसके अलावा उस समय की लिखी हुई पोइट्रीज़, प्रोज, ड्रामा, स्टोरी, ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़ जो लिखे गए थे उस समय, उससे भी हमें उस समय की कंडीशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। अगला है लेटर्स, राइटिंग्स, स्पीचेज़। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। तो इन सब से हमें उस समय किसी पर्टिकुलर समय में क्या डेवलपमेंट हुई थी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ गांधी जी एट द गांधी स्मृति नियर राजघाट विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम ऑन गांधी जीज हैज़ ए लाइब्रेरी विद अराउंड 60,000 बुक्स। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी द्वारा जो भी लेटर वगैरह उस समय लिखे गए थे, जो कुछ भी लिखे गए थे, उन सब का एक कलेक्शन है जो कि राजघाट के पास में गांधी स्मृति है, जो कि गांधी जी का सबसे बड़ा म्यूजियम है, गांधी जी के याद में बनाया गया है। वहाँ पर इन सब को प्रिजर्व करके रखा गया है। वहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 60,000 बुक्स भी हैं। इट ऑल्सो हैज़ अबाउट 600 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स ऑफ गांधी जी, और यहाँ पर लगभग 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स भी हैं गांधी जी के। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, ये स्लोगन दिया गया था। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, ये स्लोगन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एंड द कॉल गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। यानी कि इसको भी आप याद रखिएगा कि स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है। तो फ्रीडम इज़ आवर बर्थ ये दिया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम ये स्लोगन दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। एंड मैनी अदर स्लोगन्स टेल्स अस अबाउट द पैट्रियोटिक फीलिंग्स एंड द नेशनल फर्वर ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से ये जो स्लोगन्स हैं, ये और भी इस तरह के कई सारे स्लोगन्स हैं जो उस समय के हमें बताते हैं कि उस समय लोगों के अंदर कितनी पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति की भावना कितनी ज़्यादा थी। अब आज़ादी हासिल करने के लिए, आज़ादी के लिए जो संघर्ष था उसके लिए लोगों में कितनी देशभक्ति की भावना थी। अगला है न्यूज़पेपर्स। द लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स एंड वर्नाकुलर पेपर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक केसरी इन मराठी, अमृत बाजार पत्रिका इन बंगाली आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो कुछ समय के कुछ न्यूज़पेपर भी हैं जो कि हमें मॉडर्न पीरियड के हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्स इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, और उसके अलावा कुछ वर्नाकुलर पेपर्स यानी कि जो उस समय लोकल लैंग्वेजेस में पेपर छपते थे, जैसे जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पेपर एक निकाला गया था न्यूज़पेपर केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में छपता था। इसी तरह अमृत बाजार पत्रिका थी जो बंगाली लैंग्वेज में थी। तो इस तरह से ये हो गए वर्नाकुलर पेपर्स। तो इन सब से भी हमें उस समय के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस समय किस तरह से फ्रीडम का जो स्ट्रगल था वो चल रहा था। अब है डू यू नो द ब्रिटिश पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ब्रिटिश ने
एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया 1878 में। इसको आप याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ, 1878 में। और ये पास करके उन्होंने इससे क्या किया कि जो एंटी गवर्नमेंट राइटिंग्स थी, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो कुछ लिखते थे जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागती थी, उसके खिलाफ उसको बंद करा दिया इन्होंने उस न्यूज़पेपर को। द इंडियन न्यूज़पेपर्स दैट वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंडियन न्यूज़पेपर थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा जिसको बंद कराया गया, जो लोकल लैंग्वेज में छपते थे, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाते थे, ब्रिटिश के खिलाफ़ उनमें भावनाएं भरते थे, तो इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो इनमें से कुछ न्यूज़पेपर थे जैसे कि सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, हाली शहर पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मिहिर, दक्का प्रकाश, सधा रानी, भारत संस्कारक, इस तरह के कई सारे न्यूज़पेपर थे जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाक में दम करके रखा हुआ था। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ट्राइब्स, कास्ट, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उस समय के जो गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स होते थे, ट्राइब्स के बारे में उन्होंने क्या रिपोर्ट्स बनाई थी, कास्ट के ऊपर, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट के ऊपर क्या रिपोर्ट्स थी, ये भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं इंफॉर्मेशन की। द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सर्वे and reports of the British government was to learn about India before it could be administrated effectively। तो जो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट था, बेसिक उद्देश्य जो था ये सर्वे और रिपोर्ट्स का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाने का, इसका ये था कि इंडिया पे अच्छी तरह से प्रशासन करने के लिए इंडिया को पहले जानना ज़रूरी है कि इसका पास्ट क्या है, यहाँ के लोगों का, यहाँ का संस्कृत कल्चर कैसा, यहाँ का क्या रूल रेगुलेशन है, उन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो रिपोर्ट सर्वे था एक सेटलमेंट ऑपरेशन का डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण बिहार में जो हुआ था, उसमें उन्होंने क्या गलतियाँ की, कैसे वो आंदोलन इतना हुआ, तो उसमें किस तरह से उन्होंने उसको सेटलमेंट किया, कैसे लोगों की क्या मांगे थी उसको पूरी करने के बाद, या फिर कैसे उसको दबाया गया। तो ये सब रिपोर्ट्स के बेस पे वे आगे की अपनी जो है वो रूल्स बनाते थे। और नेक्स्ट है इंटरनेट और डेटाबेस। इंटरनेट और डेटाबेस लाइक डिजिटल साउथ एशियन लाइब्रेरी and the British Libraries Oriental and Indian Office Collection provide us a lot of information। तो ये कुछ इंटरनेट और डेटाबेस हैं जैसे कि डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी ओरिएंटल है और इंडियन ऑफिस कलेक्शंस है, ये सब भी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब डू यू नो में देखते हैं, इसे बताया गया डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, जैसे कि उन्हें या इंटरनेट पर डाल दिया जाता है या फिर CD रोम, CD DVD में उनको रखा जाता है, पेन ड्राइव वगैरह में रखा जाता है कोडेड फॉर्म में। डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफाई लाइब्रेरी यूज़र में बी एबल टू एक्सेस मैगजीन्स। तो किसी भी लाइब्रेरी में जहाँ पे मतलब वो अवेलेबल हो, तो वहाँ पे कोई भी यूज़र इस सब मैगज़ीन, आर्टिकल्स, बुक्स, पेपर्स, इमेज, साउंड फाइल्स और वीडियोस को देख सकता है। अब है विकीपीडिया। विकीपीडिया भी एक क्या है, फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर रेफरेंस वर्क ऑन इंटरनेट। ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा और सबसे फेमस पॉपुलर रेफरेंस वर्क है इंटरनेट पे। आप सबने सुना होगा विकीपीडिया के बारे में, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करके देखिएगा। इट्स कंटेंट इज़ इंफॉर्मेटिव एज वेल एज वेरीफाइड। इसके जो कंटेंट होते हैं वो इन्फॉर्मेटिव तो होते ही हैं, साथ ही साथ वेरीफाइबल भी होते हैं, यानी को वेरीफाइड रहते हैं, बिल्कुल सही है उस पर जो दिया हुआ है सो। नेक्स्ट है ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, जो पुराने बिल्डिंग्स थे उनके बनाने का जो स्टाइल था, जो आर्टिफैक्ट्स थे और जो लोग हैं जो समय के, उन्होंने जो टेल्स यानी कि जो अपने बच्चों को जो समय के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे होता था, तो फिर उनके बच्चों के मेमोरी में वो रहा, फिर उन्होंने आगे लोगों को बताया। तो इस तरह से लोगों से भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती रहती थी। मैनी पीपल हु पार्टिसिपेट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड सॉ द important changes share their experiences which throw light on the life of the people and condition that existed। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने उस समय में फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस उस समय देखे थे, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जिससे उस समय के लोगों की क्या कंडीशन थी उसके बारे में हमें पता चलता है।
In the modern period of Indian history, we are going to take a look at India's suffering at the hands of the British imperialism and the subsequent achievement of independence from the foreign power.